इस एपिसोड में हमें नेड के डैड कैल की बैक स्टोरी पता चलती है। हमें पता चलता है कि उनकी हाई स्कूल की लाइफ कैसी थी एंड सरप्राइजिंगली हम इनकी जो बैक स्टोरी है इनके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं। वैसे तो नेड के डैड कैल एक पेडोफाइल ही है जो अंडर एज लड़के हैं उनके साथ सेक्स करते हैं, बट इनके पीछे भी एक रीजन है जो इस एपिसोड में बताया गया है। हालांकि इस बैक स्टोरी को भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि नेड के डैड कैल जो लड़कों के साथ सेक्स करते हैं उनकी सेक्स टेप बना लेते हैं उनकी परमिशन के बिना। बट फिर भी जो नेड के डैड कैल है उनकी एक ह्यूमन साइड हमें इस एपिसोड में पता चलती है जो काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि जो सीजन 1 था उसमें जो नेड के डैड थे वो ऑलमोस्ट एक विलन की तरह लग रहे थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोस्टली विजय। दिस इज विजय और आज मैं यूफोरिया सीजन 2 के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करने वाला हूं। सो अगर आपने मेरे आगे के वीडियो देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि इस वीडियो में थर्ड एपिसोड से रिलेटेड कई सारे स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं। सो अगर आपने ये एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो में भी कई सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिसके लिए यूफोरिया जाना जाता है, न्यूडिटी। जी हाँ, इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बंदे के पिछवाड़े से। ये जो बंदा है वो कपड़े पहन रहा होता है और उसका जो पीछे के एंगल से है वहां से कैमरा एंगल लिया गया है और तभी आगे हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है जो हाई स्कूल में है वो और कोई नहीं बट यंगर कैल है। जी हाँ, यंगर कैल एके नेड के डैड। सो इस ओपनिंग से जो रू है उसकी नरेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। रू कहती है कि कैल हाई स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड डेरिक के साथ ही रहते थे। सो डेरिक कैल का बेस्ट फ्रेंड है और आगे एक काफी डिस्टर्बिंग सीन्स आते हैं जिसमें कई सारी न्यूडिटी है, इवन फुल फ्रंटल न्यूडिटी है जिसमें जो एक लॉकर रूम का सीन आ जाता है। हालांकि अगर आपने यूफोरिया देखा है तो ये आपके लिए काफी नॉर्मल होगा क्योंकि फुल फ्रंटल न्यूडिटी एट दिस पॉइंट यूफोरिया के लिए काफी नॉर्मल बात हो गई है। सो इस सीन में जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो डेरिक कपड़े पहन रहा होता है तभी कैल उनको देखते हैं, उनकी जो बॉडी है उसको देखते हैं। सो हमें ये इंडिकेशन भी मिल जाता है कि कैल कहीं ना कहीं डेरिक को सिर्फ एक फ्रेंड की तरह नहीं गिनते। सो जो कैल है उनकी सेक्सुअलिटी की स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी। कैल को खुद को पता है कि वो स्ट्रेट जरा भी नहीं है। सो ये सीन इवन जो स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था बट थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी था क्योंकि जो कई सारे बंदे हैं उनको हम न्यूड देखते हैं इस सीन में। सो इसके बाद सरप्राइजिंग बात आ जाती है, वो ये है कि डेरिक और कैल की दोनों की ही गर्लफ्रेंड है जिनके साथ वो इवन दोनों डबल डेट पे भी जाते हैं। सो इससे हमें कैल की डेटिंग लाइफ के बारे में भी पता चलता है। कैल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी टाइम सेक्सुअल हो रहे हैं। उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो भी इस एपिसोड में दिखाई गई है कि जो कैल का सेक्स के साथ एक जो ऑब्सेशन है वो भी हमें पता चलता है और कहीं ना कहीं ये सीन कैल का जो एक सेक्स एडिक्शन है उसके स्टार्टिंग भी बताता है। और इसके बाद एक पूल का सीन भी आता है जिसमें डेरिक और कैल और इवन उनकी जो दो गर्लफ्रेंड है वो न्यूड दिखाई है। टू बी ऑनेस्ट, इस सीन में किसी भी कैरेक्टर को न्यूड दिखाने की जरा भी जरूरत नहीं थी बट एट दिस पॉइंट ऐसा लगता है कि जो यूफोरिया के डायरेक्टर है सैम लेविंसन, उनको ऐसा लगता है कि किसी भी एपिसोड में अगर न्यूडिटी ना दिखाएं तो वो एपिसोड अधूरा रहता है, ऐसा उनको लगता है। सो जो यूफोरिया की जो एक स्टोरी लाइन है उसके लिए काफी अननेसेसरी भी बन जाता है। और कट टू कैल का ग्रेजुएशन हो जाता है और बाद में कैल और उनकी जो बेस्ट फ्रेंड है डेरिक वो अपनी ग्रेजुएशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक बार में जाते हैं। एक बार में वो काफी इंजॉयबली डांस कर रहे होते हैं, उनके डांस मूव काफी अच्छे हैं। तभी उसके बाद एक स्लो मोशन का वाला सॉन्ग बजता है, तभी डेरिक और कैल एक कपल की तरह डांस भी कर रहे हैं एंड तभी हमें पता चलता है कि डेरिक भी कैल के बारे में ऐसा ही फील करते हैं और इसके बाद दोनों पैशनेटली किस करने लगते हैं और एक कपल की तरह जो स्लो डांस होता है वो करने लग जाते हैं। सो ये सीन कैल की बैक स्टोरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस सीन से हमें कैल की जो एक वल्नरेबल साइड होती है, जो एक लव वाली साइड होती है कि अगर कैल ने किसी को सच से दिल से प्यार किया है तो वो है डेरिक। एंड कट टू एक और सीन आता है जिसमें
कैल अपने बेड पे लेटे हैं और तभी उन्हें एक कॉल आता है और तभी वो पूछते हैं कि आर यू श्योर, हैव यू टेकन सेकंड टेस्ट। तभी ये इंडिकेट हो जाता है कि ये जो कॉल है वो कैल की गर्लफ्रेंड का है और वो कैल को ऐसा बता रही हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो खुश है, बट कॉल रखने के बाद वो सैड हो जाते हैं और रोने भी लगते हैं क्योंकि जो कैल और डेरिक का जो फ्यूचर है वो इस बात से फिक्स हो जाता है क्योंकि कैल को अपनी जो एक प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड है उसके साथ शादी करनी पड़ती है। ऐसा इस सीन में इंडिकेट किया गया है। एंड कट टू प्रेजेंट सिनारियो, जिसमें जो रू का कैरेक्टर है वो हर बार की तरह शायद ड्रग्स करके बैठा है और इंजॉयफुली डांस कर रहा है। मैं ये बता दूं कि जेंडेया एक प्रोफेशनल डांसर है जिसकी वजह से ये सीन काफी एफर्टलेस था, काफी नेचुरल वे में एक जो इंजॉयबल मोमेंट होता है जिसमें जो एक बंदा नशे में डांस कर रहा होता है, काफी प्लेफुल एक जो तकिए के साथ जैसे खुले मन से एकदम ब्रेक फ्री वे में इस सीन में जो रू का कैरेक्टर है उसको दिखाया गया है। और वो आगे जाके किचन में जाती है और जो मिल्क का ग्लास लेके मिल्क पी रही होती है। तभी उनको जिया देख जाती है और जिया उनसे पूछ डालती है कि रू आर यू हाई। एंड तभी जो जेंडेया का तभी जो रू का रिएक्शन वो होता है, वो कहती है कि आई मीन। तभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो जिया है और उनकी मॉम है वो रू को जो उनका एडिक्शन है उससे बाहर लाने में पड़े हुए हैं। इवन जो जिया है वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। तभी हमें इस बात का एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। एंड कट टू एक ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल टाइप मोमेंट आता है जिसमें जो रू का कैरेक्टर है वो एक क्लासरूम में एक प्रेजेंटेशन देता है। वो ऐसा बता रही होती है कि जो ऑडियंस मेंबर है, जो इस शो के वॉचर है, वो ऐसा ही सोचते हैं कि रू ड्रग्स लेना बंद कर दे। तभी वो ऐसा कहती है कि वो भी यही चाहती हैं, बट उन्होंने शो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं ड्रग्स लेना बंद नहीं करूंगी। टू बी ऑनेस्ट, इस सीन से हमें पता चलता है कि जो ऑडियंस है वो रू के बारे में क्या सोचते हैं। रू के साथ उनका जो एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। जेंडेया का जो कैरेक्टर है वो ये चीज एड्रेस भी करता है, बट वो ऐसा कह रही है कि इस दुनिया में कई सारी प्रॉब्लम्स है, कई सारे बैड सिचुएशन है और उनको पता है कि जो ऑडियंस है वो रू के कैरेक्टर के जरिए एक होप ढूंढना चाहती है, एक पॉजिटिव ढूंढना चाहती है, बट वो ये पॉजिटिव चीज नहीं बन सकती। और इसके बाद वो एक प्रेजेंटेशन देती है जिसमें लिखा होता है हाउ टू गेट अवे विथ बीइंग ड्रग एडिक्ट, जो हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर का इंस्पिरेशन है। अगर आपने हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर देखा है तो आपको पता होगा कि काफी आइकॉनिक सीन है जिसमें जो वायोला डेविस का कैरेक्टर होता है वो बोर्ड पे लिखता है हाउ टू गेट अवे विथ मर्डर, और इसमें वो ये सारी चीजें समझाती हैं और इवन रू का कैरेक्टर ये सारी चीजें समझाती हैं। एंड स्टेप नंबर 1 है कि एक रिप्लेसमेंट ड्रग, मतलब आप जो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स लेते टाइम आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। सो इसके लिए जो कोकेन है उसके बजाय वो एक रिप्लेसमेंट ड्रग्स लेने के बारे में बता रही है। सो जो रू का कैरेक्टर है वो कोकेन की जगह दूसरा कोई ड्रग्स लेने के लिए सोच रही है। एंड कट टू जो जिया है उसका सीन आ जाता है। जिया बैठे बैठे टीवी देख रही है, तभी रू उनके पास जाती है और जिया से कहती है कि मैं वीड फूंकना चाहती हूँ। तभी जिया काफी अनकंफर्टेबल हो जाती है और रू से ये कहने लगती है कि वो काफी सेल्फिश है और उनको इस फैमिली की जरा भी नहीं पड़ी है। तभी रू ऐसा कहती है जिया को कि जब मैं ड्रग्स नहीं लेती तब मुझे पैनिक अटैक आने लगते हैं और मैं सुसाइड के बारे में सोचना चाहती हूँ। और वो ये कहती है कि अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिले तो मैं सुसाइड भी कमिट कर सकती हूँ। तभी जिया काफी इमोशनल हो जाती है और कहीं ना कहीं रू अपनी इस मैनिपुलेशन की स्कीम में कामयाब हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट, ये सीन इस एपिसोड में काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि जो रू है वो ड्रग्स करने के लिए किस हद तक जा सकती है। इवन जो अपनी फैमिली है उनको वो यहाँ तक कहती है कि अगर उनको ड्रग्स नहीं मिले तो वो सुसाइड भी कर सकती है। टू बी ऑनेस्ट, ये काफी बड़ा झूठ था क्योंकि रू सुसाइड का तो जरा भी नहीं सोच रही है। बट इमेजिन कीजिए कि आपकी फैमिली का एक पर्सन है वो ये कहना चाहता है कि वो जीना नहीं चाहता, तब उनकी जो फैमिली है वो किस वे में रिएक्ट करती है। उनकी जो फैमिली है वो ब्लैकमेल हो रही है कि अगर
कोई चीज़ उन्हें नहीं मिली तो वो सुसाइड कर लेंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे, जिसके बारे में जिया सोचकर काफ़ी रो पड़ती है। सो इससे हमें पता चलता है कि जो ड्रग्स का एडिक्शन है उनको रू को किस टाइप का पर्सन बना दिया है। सो लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा था कि जूल्स को ऐसा लगता है कि रू और एलियट के बीच में कोई अफेयर चल रहा है। रू और जूल्स यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या एलियट जूल्स या रू में से किसी और में इंटरेस्टेड है। तभी जूल्स डायरेक्ट एलियट से ये बात पूछ डालती है कि क्या तुम हम दोनों में इंटरेस्टेड हो। तभी ये तीनों अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं एंड कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में एक फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग हो जाती है जो रू और जूल्स दोनों से है। और आगे लेक्सी एक टीचर से पूछती है कि क्या वो एक प्ले डाल सकती है। तभी उनके टीचर हाँ बोलते हैं एंड कट टू एक इमेजिनेशन वाला सीन आ जाता है जिसमें लेक्सी ये इमेजिन कर रही है कि वो एक शो है, उसकी क्रिएटर है जो उनकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर्ड है। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लेक्सी ने ये डिसाइड कर लिया कि वो वीक ज़रा भी नहीं रहेंगी और अपने लिए स्टैंड लेगी। तभी वो ये सोच रही है कि उनकी जो लाइफ है लेक्सी और कैसी की जो एक रिलेशनशिप है उसके बारे में वो एक शो बनाना चाहती है। एंड इस इमेजिनेशन में जो एक मूवी सेट होता है, जो एक टीवी शो का इंटरव्यू होता है, जो एक बिहाइंड द सीन्स एक सीन होते हैं, इस वे में प्रेजेंट किया है कि लेक्सी अपना ये जो शो है उसके बारे में बात कर रही है, इस शो के जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात कर रही है। और इवन जो जेंडेया है और इवन लेक्सी का कैरेक्टर है उसको ऐसे वे में प्रिटेंड किया गया है कि जैसे वो कोई एक्टर्स हैं। एंड खास बात ये है कि इवन इस प्ले में रू का कैरेक्टर है और खास बात तो ये है कि इस इमेजिनेशन में भी रू का कैरेक्टर ड्रग्स लेके पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सीन काफी फनी था, भले ही ये इमेजिनेशन में था बट फिर भी जो शो के क्रिएटर्स हैं वो खुद के शो पे एक टॉन्ट मारते हैं, जो फनी वे में सार्केज्म प्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमें लेक्सी की जो थिंकिंग है वो दिखाई देती है कि लेक्सी कैसे सोच रही है। लेक्सी कहीं ना कहीं इस अपने शो का जो एक प्ले है वो डेवलप करने की सोच रही है, जिसके लिए वो अपने टीचर से परमिशन ले रही है। एंड कहीं ना कहीं ये शो इस बात को भी एड्रेस करता है कि जैसे हमने लास्ट सीजन में देखा था कि जो लेक्सी है वो एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट की तरह लग रही है और इसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है, बट वो ये प्रेजेंट करती है कि वो एक ऑब्जर्वर है। जैसे कोई डायरेक्टर होता है वो अपने आसपास की जो दुनिया है उसको ऑब्जर्व करके जो स्टोरीज लिखता है उनको ऑब्जर्व करके जो रियल लाइफ से ऑब्जर्व होके जो कैरेक्टर लिखता है, ये बात इसमें प्रेजेंट की गई है। तो ये जो लेक्सी होती है वो अपना ये जो शो है उसको डेवलप करने के लिए उसकी जो स्टोरी लिख रही होती है, तब 4 बजे तक जाग रही होती है। तभी वो ये देखती हैं कि कैसी भी जगी हुई है। तभी लेक्सी कैसी से पूछती है कि तुम 4 बजे क्यों जग रही हो। बाद में हमें पता चलता है कि कैसी 4 बजे इसलिए जग रही है क्योंकि वो तैयार हो सके स्कूल के लिए। और इसके बाद एक लॉन्ग सीक्वेंस आता है जिसमें कैसी काफ़ी एग्रेसिवली तैयार हो रही है, एग्रेसिवली नहा रही है, अपना जो फेस होता है उस पर कई सारी क्रीम लगा रही होती है, जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स है वो कर रही होती है। एंड मज़े की बात ये है कि वो ये सारी चीज़ें नेट के लिए कर रही हैं। वो जैसे नेट को इम्प्रेस करना चाहती हैं। जैसे हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि जो नेट है वो कहीं ना कहीं अभी भी मैडी को मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। सो कैसी को ऐसा लगता है कि अगर वो एक ब्यूटीफुल वे में खुद को प्रेजेंट करेगी तो नेट पूरी तरह उनका हो जाएगा। बट ये जो नेट का कैरेक्टर है वो कैसी को पूरी तरह इग्नोर करता है, उनके सामने देखता भी नहीं। सिर्फ एक मूवमेंट है जिसमें जो कैसी है वो डिट्टो टू डिट्टो मैडी की तरह तैयार होके आई है, उनकी जैसी ड्रेस पहन के आई है, तभी नेट उनके सामने देखता है। सो ये कहीं ना कहीं ये जो सीन है वो ये प्रेजेंट करता है कि जो कैसी है वो नेट को पाने के लिए कहीं ना कहीं खुद को बदल रही है। इवन 4 बजे उठ के तैयार हो रही है, जिससे हमें कैसी की डेस्परेशन भी पता चलती है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि नेट का जो कैसी के सामने जो एक फीलिंग है वो कैसी है, क्योंकि जो नेट है वो कैसी को सीक्रेटली गर्लफ्रेंड तो बनाना चाहते हैं, बट स्कूल के हॉलवे में कैसी को हाय कहने से भी डरते हैं। सो ऐसे ही रू ड्रग्स ले रही होती हैं, तभी उनको एक आइडिया आता है जैसे वो फ्री में ड्रग्स कर सकेंगी। तभी वो ये आइडिया लेके फैस के पास जाती हैं। तभी
फैज डायरेक्ट उनको ना बोल देते हैं। हालांकि ये पॉइंट आउट करना होगा कि इवन जो फैज है वो रू का आइडिया सुने बिना ही उनको ना बोल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैज ऐसा चाहते हैं कि रू ड्रग्स ना करे। भले ही वो ड्रग्स बेच रहे हैं, बट जो फैज और रू के बीच में एक जो फैमिली बॉन्डिंग है उसकी वजह से फैज उनको डायरेक्ट ना बोल देते हैं, और तभी रू वहां से नाराज होकर चली जाती है। एंड कट टू एक सीन आता है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ओक्लाहामा के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ओक्लाहामा जो लेक्सी का न्यू प्ले है, एंड इवन एक कैरेक्टर पॉइंट आउट करता है कि कैसी ऐसे ड्रेसअप हो गई है जैसे कि वो ओक्लाहामा में रहती हो। तभी इस बात से कैसी ट्रिगर हो जाती है और कहीं ना कहीं वो अपना जो फैशन सेंस है उसको क्वेश्चन करने लगती हैं। तभी जो शो का एक आइकॉनिक मोमेंट है जिसमें मैडी कहती हैं कि यू बिच यू बेटर। तभी कैसी मैडी को ये कहती हैं कि वो नेट के साथ अफेयर कर रही हैं और वो गिल्टी जरा भी फील नहीं कर रही, क्योंकि जब नेट और कैसी का जो अफेयर स्टार्ट हुआ तभी मैडी और नेट ने ब्रेकअप कर लिया था। बट बाद में हमें पता चलता है रू से कि ये तो सिर्फ एक ड्रीम सीक्वेंस ही था, एक इमेजिनरी मोमेंट था। कैसी ने मैडी को सच जरा भी नहीं बताया और कहीं ना कहीं मेंटली इस गिल्ट से जूझ रही है। क्यों? और आगे एक सीन आता है जिसमें नेट और कैसी का कैरेक्टर सेक्स कर रहा है उन्हीं के घर में। तभी एक सीन आ जाता है जिसमें जो नेट का कैरेक्टर है वो कैसी का गला दबाने की ट्राई कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट ये सीन काफ़ी छोटा था, बट कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि कैसी और नेट की रिलेशनशिप भी नेट और मैडी जैसी बनती जा रही है, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक थी और जो नेट था उन्होंने मैडी का भी गला दबाने की ट्राई की थी, जिसके बारे में जो सीजन 1 है उसमें काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई थी। सो कहीं ना कहीं नेट अपनी आदत नहीं सुधारा और इवन कैसी को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में लेके जा रहा है। एंड कट टू एक सीन आ जाता है जिसमें जो केट है वो ईथन के जो पेरेंट्स है उनके साथ डिनर कर रही है और तभी ईथन की माँ केट से पूछती हैं कि उनके बारे में कुछ बताइए, वो कैसा फील करती हैं, वो किस टाइप की पर्सन है। तभी केट काफ़ी ऑकवर्डली जवाब देती हैं कि वो खुद को नहीं जानती, वो क्या है, कैसी हैं। कहीं ना कहीं जो केट का कंफ्यूजन है वो इस सीन में प्रेजेंट किया गया है और टू बी ऑनेस्ट ये सीन काफ़ी ऑकवर्ड और काफ़ी फनी भी था। सो आगे रू उसी ड्रग डीलर के पास जाती हैं जिस ड्रग डीलर को हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। जो ये फीमेल ड्रग डीलर है उसके पास जो रू है वो अपना जो एक आइडिया है वो प्रेजेंट करती है। रू ऐसा उनसे कहती हैं कि वो हाई स्कूल में ड्रग्स बेचना चाहती हैं। तभी स्टार्टिंग में तो रू को ऐसा लगता है कि वो शायद इनका जो ड्रग्स का आइडिया है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बट सरप्राइजिंगली जो ये ड्रग डीलर है, फीमेल ड्रग डीलर, वो रू को कह देती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। सो इसके बदले में ये जो ड्रग डीलर है वो रू को एक सूटकेस में ड्रग्स भर के दे देती है। बट ये सीन काफ़ी क्रीपी था क्योंकि इसमें ये जो ड्रग डीलर है उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इवन उनके जो फेस है उनके उस पर कोई टाइप का इमोशन नहीं था, किसी भी टाइप का हेजिटेशन नहीं था। एंड वो जाते जाते जब रू जा रही होती है सूटकेस लेके तब वो ये कहती हैं कि अगर रू ने उनके साथ कुछ गलत करने की ट्राई की और अगर वो ड्रग्स नहीं बेच पाई तो वो रू को ही बेच डालेगी। बाद में वो ये भी कहती हैं कि वो किसी भी तरह अपने पैसे निकलवा सकती है, जिसको रू जरा भी सीरियसली नहीं लेती। अगर इस सीन की बात करें तो ये सीन हमें ये इंडिकेट करता है कि रू अपना ड्रग एडिक्शन पूरा करने के लिए किस हद तक जा रही है। बट हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब इस ड्रग डीलर को अपना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि रू ये ड्रग्स ज़रा भी नहीं बेच पाएगी, क्योंकि रू इन ड्रग्स को अपने यूज़ के लिए ले रही हैं, तब शायद काफ़ी बड़ा पंगा हो जाएगा रू के साथ। एंड इस सीन में जो एक्ट्रेस होती हैं जो इस ड्रग डीलर का रोल प्ले कर रही होती हैं उनकी एक्टिंग काफ़ी हाई क्लास है, क्योंकि जिस वे में, जिस डेड पेन वे में वो इस कैरेक्टर को प्ले करती हैं वो टेरिफाइंग भी है और इवन फनी भी है कहीं ना कहीं। सो जैसे हमें लास्ट एपिसोड में पता चला था कि लास्ट एपिसोड में कैल फैज से पूछते हैं कि उनका जो मारपीट वाला हाल किसने किया, तब नेट ने जवाब दिया था कि फैज उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है सेक्स टेप से, जिसके कारण जो कैल है वो इस एपिसोड में जो फैज का घर है उसके पास जाते हैं, उसके घर के ऊपर निगरानी रखते हैं। तभी एस्ट उन्हें देख लेता है और
वो कैल को घसीट के अपने घर में ले आते हैं और कहीं ना कहीं उनको मारने लगते हैं। तभी जो कैल का कैरेक्टर है वो उनको पुलिस की धमकी देने लगते हैं। जो कैल है वो काफ़ी लोईलुहान हो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट ये सीन काफ़ी फनी भी था, क्योंकि एस्ट्रे इवन एक बच्चा है जो एक आधे उम्र के कैल को मार रहा है। तभी कैल उनको पुलिस की धमकी देते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और एस्ट्रे काफ़ी एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि अगर पुलिस बुलानी है तो बुलाओ। तभी जो कैल होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं एंड उनको सच बता देते हैं। कैल फैज से पूछते हैं कि अगर तुम्हें वो सेक्स टेप दिखानी है तो दिखा दो। तभी फैज कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको किसी भी टाइप की सेक्स टेप का नहीं पता, क्योंकि जो नेट है उन्होंने कहीं ना कहीं कैल से झूठ बोला है। तभी जो कैल है वो सच बता देते हैं कि उन्होंने जूल्स के साथ जो सेक्स किया था उसकी सेक्स टेप फैज के पास आ गई थी जो उनको रू ने दी थी। तभी फैज काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जो फेक का कैरेक्टर है वो कैल को पूछ डालते हैं कि क्या तुम दोनों बाप बेटे एक ही लड़की के साथ सेक्स करते हैं, जो काफ़ी फनी था। एंड तभी कैल को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि नेट उनसे झूठ बोल रहा था। सो रू अपनी ड्रग्स की मीटिंग में जाती है एंड कहीं ना कहीं जो जूल्स और एलियट है वो अकेले हो जाते हैं और अकेले ही रू के बिना हैंग आउट करने लगते हैं। तभी वो बातें कर रहे होते हैं। तभी एलियट जूल्स के साथ फ्लर्ट करने लगता है और जूल्स को कई सारे कॉम्प्लीमेंट दे रहा होता है। कहीं ना कहीं हमें इस सीन से ये भी इंडिकेशन होता है कि इनकी रिलेशनशिप के बीच में थोड़ी सी सेक्सुअल टेंशन भी है, और इवन जिसके कारण जो एलियट है वो जूल्स को कॉम्प्लीमेंट देता है, इनके कारण जूल्स है वो काफ़ी स्पेशल फील करते हैं, क्योंकि जो रू है उन्होंने जूल्स को पहले कभी ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया ही नहीं। और आगे रू अपनी जो ड्रग्स की मीटिंग है उसमें जाती हैं। तभी उन्हें अली मिलते हैं एंड स्पेशल बात यह है कि जो सूटकेस है जिसमें ड्रग्स है उस सूटकेस को रू अपने साथ ही इस मीटिंग में ले आती है। तभी अली उनको पूछ डालते हैं कि जो सूटकेस है उसमें क्या है। तभी रू उनसे कहती हैं कि अपने काम से काम रखो। तभी ये सीन ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पेरेंट होता है वो अपने बच्चे को डांट रहा होता है। तभी रू का कैरेक्टर है वो अली से कहता है कि अपने काम से काम रखो और मुझे एक लेक्चर की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं रू इस मोमेंट में जो अली है उसको पुश करने की ट्राई कर रही होती है, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इवन जो अली है उनको पता है कि जो रू है वो अभी भी ड्रग्स ले रही है, बट फिर भी अली उनसे हेल्प करने की ट्राई करते हैं। एंड तो तब आ जाता है जब जो रू है वो अली को उनके एडिक्शन के दिनों के बारे में बता रहे हैं कि जो उनकी जो बेटियां हैं जिनके बारे में अली ने रू के साथ शेयर किया था कि उनकी जो फैमिली है उनके साथ उनकी कैसी रिलेशनशिप है, उनके बारे में रू अली को सुना देती हैं। तभी अली का काफ़ी नेगेटिव रिएक्शन आता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी चीज़ बताता हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस बात के बारे में सुना सको। सो रू तब भी अली के साथ मिसबिहेव करके चली जाती है। और एंड में कैसी नेट के साथ मिलने वाली होती है डेट पे, बट तभी नेट का ये टेक्स्ट मैसेज कैशी को मिलता है कि वो उनसे नहीं मिल सकते। बट नेक्स्ट मोमेंट पे जो नेट का कैरेक्टर है वो मिलने जाते हैं मैडी से, और इसी क्लिफ हैंगर के ऊपर ये एपिसोड एंड हो जाता है।